हाय एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को डिस्कस किया था और उनके बारे में एक ओवरऑल देखा था कि किस तरह से आर्किटेक्ट को सोचना चाहिए और डिसीजंस लेने चाहिए रिगार्डिंग आर्किटेक्चर ऑफ एन एप्लीकेशन। इस लेक्चर में हम डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे और स्टार्टिंग विद द बिग बॉल ऑफ मड। बिग बॉल ऑफ मड के बारे में ये कह रहा है कि एंटायर पैटर्न होता है। इसके बारे में 1997 में ब्रायन फूट एंड जोसेफ योडर ने बताया था कि एक haphazardly structured sprawling sloppy duct tape and bawling wire स्पैगेटी कोड जंगल जंगल होता है। यानी कि बहुत ही जैसे हम जब नेटवर्किंग पढ़ते थे तो उसमें हमने एक पढ़ी थी मैश टोपोलॉजी, जिसमें सारी मशीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब इमेजिन करें एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं और सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो कितने सारे वायर्स होंगे। तो इसी तरह से कि बिग बॉल ऑफ मड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, क्लासेस हैं, वेरिएबल्स हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हो रहे हैं, कौन का किसका किससे कनेक्शन बन रहा है, किसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, सब कुछ समझ से बाहर होता है। और इसमें जो है वो उसको द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम में नेवर हैव बीन वेल डिफाइंड, क्योंकि वो वेल थॉट ऑफ नहीं होता, उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं होती, वो ऐसे ही कोड लिखना शुरू कर दिया होता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होता रहता है। अक्सर जो है जैसे कि हमारे टीचर बता रहे थे कि एक टेक्निकल डेप्थ होता है जिसमें हम टेम्परली वर्क अराउंड तो कर देते हैं, लेकिन उसको एज अ टेक्निकल डेप्थ लेके चलते कि हमें जैसे ही मार्जिन मिलेगा, अभी वर्क लोड की वजह से, प्रेशर की वजह से हमने अपने कोड के अंदर जो पैचिंग की हुई है, जो वर्क अराउंड करे हुए हैं, जो जिसे कहना चाहिए कि जो जुगाड़ी की हुई हैं फॉर द टाइमिंग, क्योंकि आपका पास प्रोडक्शन है, आपके पास बहुत प्रेशर है मैनेजमेंट की तरफ से कि ये चीज़ आपने डिलीवर करनी है। अब कोई इशू आ गया, आपने उसको फिगर आउट तो कर लिया और आपको क्योंकि उसका फिक्स फौरी प्रोवाइड करना है, तो आपने फॉर द टाइम बीइंग उसमें कोड में कोई टेम्परेरी वर्क अराउंड करके उसको फिक्स कर दिया। लेकिन आपने कहा कि मुझे जैसे ही मार्जिन मिलेगा मैं इसको फिक्स कर दूंगा, और तो वो आपका टेक्निकल डेप्थ बन जाता है। अब अगर आप उसको कैरी ऑन करते रहेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वो बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाएगा। तो इसी में एक साहब ने ये भी कहा है कि if it was it me the overall structure of the system may never have been well defined। नहीं डिफाइन किया गया ऐसा सिस्टम जो है बिग बॉल ऑफ मड को, इसके बारे में। और अगर कभी किया भी था तो वो अब बियॉन्ड रिकॉग्निशन हो चुका है, क्योंकि उसमें इतनी पैचिंग हो गई है। और प्रोग्रामर्स विद शेड ऑफ आर्किटेक्चरल सेंसिबिलिटी, यानी कि किसी में ज़र्रा बराबर भी कोई सेंसिबिलिटी होगी प्रोग्रामर के अंदर आर्किटेक्चर की, तो वो ऐसी चीज़ों को, ऐसे कॉगमायर्स को, जैसे दलदल कहते हैं, उससे दूर ही रहेगा, उसको अवॉइड करेगा। और ओनली दोस्त जिनके आर्किटेक्चर के बारे में कोई कंसर्न नहीं है, उन्होंने लाइक अब आप इसमें एक अगर आर्किटेक्ट का या प्रोग्रामर का फ़ायदा देखिए तो उसकी जॉब सिक्योरिटी भी है, क्योंकि उसने ख़तरनाक इतनी सी एप्लीकेशन वैसे बना दी है कि उसमें कोई उसको वही समझ सकता है और कोई दूसरा कोडर नहीं समझ सकता। लेकिन तो शायद उसकी जॉब सिक्योरिटी तो हो, लेकिन कभी कभार वो इतना बुरा उसके अंदर फंस जाए कि वो ख़ुद भी उसको ना फिक्स कर सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो फिर वो इंसान की कैपेबिलिटीज़ भी एक हद तक ही उसको मैनेज कर सकती हैं, और उसके बाद वो उसको एक नई या तो सिस्टम बनाना पड़ेगा या नया आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा। तो बिग ऑफ बॉल ऑफ मड की एग्जांपल बताई गई है, ये कोई ऐसे ही बॉल नहीं बनाई है, बल्कि एक और रियल कोड बेस को उठा के उसको विजुलाइजेशन के टूल के अंदर जब उसको उसकी डिपेंडेंसीज देखी गई, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या कितना बुरी तरीके से मैश नेटवर्क बना हुआ है विद इन अ कोड। फिर उसके बाद बात हो रही यूनिटरी आर्किटेक्चर। यूनिटरी आर्किटेक्चर व्हेन सॉफ्टवेयर ऑर्डिनेटेड देयर वाज ओनली वन कंप्यूटर। तो शुरू में जनाब एक कंप्यूटर होता था, उसी के अंदर सब कुछ होता था, सिंगल एंटिटी होती थी। Then split as the two standard. So it says that through the various eras of hardware and software evolution, the two started as a single entity, then split as a need for more sophisticated. जैसे जैसे sophisticated capabilities की requirement आती गई, जैसे कि मेन फ्रेम के अंदर जो है वो एक सिंगुलर सिस्टम होता था, अब उसी के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर दी। लेकिन आप ये समझिए कि एक मेन फ्रेम आपका एक स्टेट में रखा हुआ है और दूसरी मेन स्टेट में दूसरा सिस्टम रखा हुआ। अब आपने जब उसका डाटा ट्रांसफ़र करना होगा तो आपको फिर ट्रांसपोर्ट की कोई डिस्क चाहिए होगी, कोई टेप्स चाहिए होंगे, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो ये उसी वक्त से ही ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि ये एक लिमिटेशन है किसी एक सिस्टम में होना प्रोग्राम का।
फिर सिमिलरली जब पर्सनल कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं तो वो जब कमर्शियल डेवलपमेंट होने लगी तो उस वक्त तो वो सिंगल मशीन के ऊपर ही होते थे, लेकिन जैसे ही नेटवर्किंग शुरू हुई तो फिर इस बात को रियलाइज़ किया गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज़ अ वे, और उसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो फिर निकल के सामने आया हमारे पास। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में उसमें जो है फंडामेंटल स्टाइल इन आर्किटेक्चर सेपरेट्स टेक्निकल फंक्शनैलिटी बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड। अब इसमें तीन चीज़ें की है इसने, इसको तीन नाम दिया, फ्रंट एंड बैक एंड आ गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर, सही है। फिर टू टायर कह दिया उसको, सही है। और फिर क्लाइंट सर्वर कह दिया, सही है। उसको तीन नाम दिए इसने यहाँ पे। अब इसमें बताया गया कि क्लाइंट सर्वर में भी डिफरेंट फ्लेवर्स हो सकते हैं। ये नहीं कि क्लाइंट सर्वर का मतलब यही है कि एक सर्वर रखा हुआ और उसके क्लाइंट से, नहीं, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं अभी हम देखते हैं उसको आगे। अब इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो चीज़ आई है, हाँ सॉरी थोड़ा सा ये हैंग हो गया था। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो डेस्कटॉप प्लस डेटाबेस सर्वर है, सही है ना। तो उसमें पहले तो ये होता था कि विंडोज़ में जो है वो प्रोग्राम बनाए जाते थे शुरू में डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के अंदर, और क्लाइंट्स डेस्कटॉप प्लस डेटाबेस सर्वर का जो मॉडल था उसके अंदर, और एक कोई डेटाबेस यूज़ कर लिया जाता था। वो शेयर्ड डेटाबेस भी हो सकता था, वो कोई विद इन द सेम सर्वर भी कोई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हो सकता था। बट क्योंकि नेटवर्किंग आ चुकी थी तो फिर कहा गया कि स्टैंड अलोन डेटाबेस सर्वर्स होने चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम उनको कनेक्ट करें और उसी के थ्रू हम उनकी कम्युनिकेशन करवाएं अपनी एप्लीकेशन की उस डेटाबेस सर्वर के ऊपर। It allowed presentation logic to reside on the desktop while more computationally intense action in volume and complexity। अच्छा, सर्वर की देखिए ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए जो हमारे पास नॉर्मली जो डेस्कटॉप क्लास मशीन्स होती हैं उनकी एक लिमिटेड सीपीयू होती है, लिमिटेड रैम होती है। अब उसमें आप हाई एंड और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म करने लगेंगे क्योंकि उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन, अभी आपने देखा जस्ट इस स्लाइड में ये कंप्यूटर हैंग हो गया। तो अगर आप इसमें एक सर्वर की क्लास के भी आप सॉफ्टवेयर्स में चलाने लग जाएंगे तो इसकी अपने तो कोई भी इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ही, जिसे कहना चाहिए कि पैरालाइज होकर रह जाएगी। तो ये खुद कुछ भी काम नहीं कर सकेगा, ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया, इसकी ज़रूरत उस वक्त महसूस हुई कि एक सर्वर होगा जिसकी हाई कंप्यूटेशन पावर होगी, जिसकी पास बहुत ज़्यादा सीपीयूज़ होंगे, हाई वैल्यू ऑफ रैम होगी उसकी, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होंगी और उसको क्लाइंट मशीन्स यूज़ कर रही होंगी। अब क्लाइंट सर्वर में जो दूसरा आर्किटेक्चर उन्होंने बताया वो ब्राउज़र प्लस वेब ब्राउज़र है। वॉस मॉडर्न वेब डेवलपमेंट अराइव, जिसमें हमारे पास HTML आ गया, तो हमारे पास वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट आ गया कि एक वेब सर्वर था। अब हमें पता है कि जब हम कोई भी वेबसाइट का FQDN URL जो भी हम एंटर करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, और जो हमारे सामने वेबसाइट आती है वो एक पेज नहीं होता, वो पेज अपने पीछे डिफरेंट कंपोनेंट्स लेकर आ रहा होता है। वो बज़ाहिर तो एक पेज होता है लेकिन उसमें बहुत सारी पिक्चर्स आ रही होती है, उसमें ग्राफिक्स आ रही होती है, उसमें डिफरेंट लिंक्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अब ये सारे कहीं ना कहीं से आ रहे होते हैं। एक तो इनको स्टोरेज चाहिए ये सारे कंपोनेंट लाने के लिए। फिर अगर इसमें यूज़र्स का हिसाब किताब है जिसमें यूज़र्स लॉगिन कर सकें या उनके ऑथेंटिकेशन हो सके, तो उसके लिए आपको बाकायदा एक DB चाहिए जिसमें उन यूज़र्स का डाटा होगा। तो उसमें आपने एक वेब सर्वर बना दिया कि उसमें डाटाबेस भी है, उसमें आपका कॉन्फ़िगरे उस डाटाबेस में आपकी यूज़र डिटेल्स भी है और कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स भी हैं। So the separation of responsibility was similar to the desktop variant, but with even thinner clients as browser। तो इसमें आपकी जो फायरवॉल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको थिन कर दिया गया, थिनर क्लाइंट्स के हवाले से यहाँ पे बताया कि with even thinner clients as a browser allowing a wider distribution both inside and outside firewalls। ठीक है। Even though the database is separate from the web server, architects often still consider this as two-tier architecture। ये database बिल्कुल ही अलग होता है, लेकिन वो उसको, अच्छा ये कैसे अलग होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास जब क्लाइंट सर्वर का या ब्राउज़र वेब सर्वर का जब ऑप्शन आया, तो ये जो वेब सर्वर होते हैं डिफरेंट, जो भी सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर हो गया या वेब सर्वर हो गया, ये सब विद इन अ सेम मशीन रिजाइड करते हैं। यानी कि फिजिकल होस्ट एक होता है, उसके ऊपर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बनी हुई होती हैं जिस पे विंडोज़ का या कोई भी सर्वर लेवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है और उसके ऊपर ये सारी इंस्टॉलेशन हुई होती है। तो ये एक ही सिंगल हार्डवेयर के अंदर होते हैं, डिफरेंट VMs हो सकती हैं।
लेकिन इसको टू टायर आर्किटेक्चर माना जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एज अ डिफरेंट एंटिटी ये मशीन्स अपने इंडिविजुअली फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद थ्री टायर आर्किटेक्चर की बात करें, that became quite popular during the late 90s। अच्छा जनाब, जब हमारे पास डॉट नेट आई, जावा आई, तो कंपनीज स्टार्टेड बिल्डिंग इवन मोर लेयर्स। इनकी जो टपोलॉजी थी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, उसमें उन्होंने तीन मशीन्स लाए। उन्होंने कहा कि एक डेटाबेस टायर होगी जिसपे सिर्फ डाटा, उस सर्वर के अंदर डेटाबेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का होगा, यानी कि बहुत ही हाई क्लास मशीन होगी जो कि डेटाबेस सर्वर होगी। उसके बाद एक एप्लीकेशन टायर मैनेज बाय एन एप्लीकेशन सर्वर, जो कि कोर आपका जो है वो बैक एंड जिसे आप कह लें उस पर वो परफॉर्म हो रहा होगा, और एक फ्रंट एंड का सर्वर कोडेड इन generated HTML and increasingly JavaScript as its capabilities expanded। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब ये थ्री टायर आपस में कम्युनिकेट करेगा तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा। उसमें सबसे पहले हमारे पास कॉर्बा का इन्होंने बताया, ये यूज़ होता था। कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, सही है। और डी कॉम फिर एक उन्होंने बताया कि विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्पोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल दैट फैसिलिटेटेड बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, सही है। तो ये जो मॉडल्स हैं इनको यूज़ किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को बनाने के अंदर। अब बताया जा रहा है कि जनाब मोनोलिथिक वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, सही है। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेन टाइप्स। मोनोलिथिक सिंगल डिप्लॉयमेंट होती है, सिंगल डिप्लॉयमेंट यूनिट ऑफ ऑल कोड, सही है। एक ही सर्वर के अंदर आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं एप्लीकेशंस को। और डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इसको फर्दर इसको इन डेप्थ में जाके देख रहे हैं मोनोलिथिक और डिस्ट्रीब्यूटेड के लेवल पे। डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल डिप्लॉयमेंट यूनिट्स होते हैं कनेक्टेड थ्रू रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स, ये डिस्ट्रीब्यूटेड के वहाँ पे बताई गई है। अब मोनोलिथिक वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, मोनोलिथिक की कुछ टाइप्स बताई गई हैं और बताया गया हमारी जो टेक्स्ट बुक है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बाय नील फोर्ड एंड मार्क रिचर्ड्स, उसमें बताया गया है कि चैप्टर 10 इज़ अबाउट लेयर्ड आर्किटेक्चर, पाइपलाइन आर्किटेक्चर। चैप्टर 11 है माइक्रो कर्नल, इसके सब के बारे में आप डिटेल्स में जाके इन चैप्टर्स में पढ़ सकते हैं। ये सारी इनके बारे में सर्विस ड्रिवन है, स्पेस बेस्ड है, सर्विस ओरिएंटेड है, माइक्रो सर्विसेज, ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। आप इनको यहाँ पे जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं आराम से। द फॉलिसीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अब नीचे देखें इसमें बताया हुआ है कि समथिंग इज बिलीव्ड और अज्यूम्ड टू बी ट्रू बट इट्स नॉट, जिसे हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में या डे टू डे लैंग्वेज में मिथ कहते हैं। Distributed architecture styles, while being much more powerful in terms of performance, scalability, and availability than monolithic architecture styles, have significant trade-offs for this power। तो ये जो भी आप स्टाइल चूज़ करते हैं उनके ट्रेड ऑफ्स होते हैं, ये हम चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इश्यूज फेसिंग ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर आर डिस्क्राइब्ड इन दी फॉलिसीज। आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन ये एक साहब थे एल पीटर डूशे और दूसरे इनके कुलीग थे सन जो कि सन माइक्रो सिस्टम्स में 1994 में इन्होंने कुछ फैलेसीज के बारे में बोला, कुछ मिथ्स के बारे में बोला। और उसमें मिथ नंबर 1 उन्होंने बताया कि द नेटवर्क इज़ रिलायबल। अब हमें पता है कि हम जो भी सिस्टम होता है उसको जो प्लानिंग करते हैं, उसको जो आइडियलाइज करते हैं, वो उसकी एक आइडियल सिचुएशन होती है। तो आइडियल सिचुएशन उन्होंने ये अज्यूम की कि नेटवर्क रिलायबल है। तो जनाब हमें पता है कि नेटवर्क रिलायबल नहीं है, नेटवर्क में ब्रेकेजेस आ सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ने अपना कोई नेटवर्क बनाया हुआ है तो उसमें उसके अलग मसाइल हो सकते हैं। अगर आपने कोई थर्ड पार्टी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली शुरू में पावर आउटेजेस के भी इश्यूज़ थे, इंटरनेट के भी इश्यूज़ थे। आज तक ऐसा होता है कि कोई आपकी फाइबर डाउन हो गई, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा था तो केबल कट हो गया, इस किस्म के इश्यूज आते रहते हैं। तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है तो उसमें नेटवर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर आप बैट करने जा रहे हैं। तो दैट इज़ नॉट अ रिलायबल थिंग, तो यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड कि आप उसको कुछ किसी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेके जाएं जहाँ पे नेटवर्क रिलायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरी है लेटेंसी ज़ीरो। अब आपकी मिसाल के तौर पे आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, सही है। अब कंपोनेंट ए बी सी अगर आप तीन कंपोनेंट ले लें, कंपोनेंट ए पहला परफॉर्म कंपोनेंट ए और सी लोकली डिसाइड करते हैं और बी कहीं आउटसाइड डिसाइड करता है। अब ए परफॉर्म होगा, ए अपना काम करेगा, फिर बी उसका जवाब देगा जो कि रिमोटली एग्जिस्ट करता है, और फिर सी आपका लोकली थर्ड फंक्शन उसका परफॉर्म करेगा। अब मसला ये कि बी क्योंकि आपका लोकली लोकेटेड है, सॉरी रिमोटली लोकेटेड है, तो आपको बी की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स है, चाहे वो माइक्रो सेकेंड्स का डिले हो चाहे वो सेकेंड्स का डिले हो, बट वहाँ से कुछ ना कुछ डिले आ सकता है। और इन एप्लीकेशन
के अंदर जो है वो माइक्रो सेकेंड्स डिले भी जो है वो एक बड़े बहुत ज़्यादा डिलेज होते हैं, लाइक 400 500 माइक्रो सेकेंड्स भी आ रहा है, तो इट्स अ बिग डिले। आपकी जो मैसेज सीक्वेंस है वो आउट हो सकती है उसमें, तो लेटेंसी ज़ीरो नहीं है, लेटेंसी कम ज़्यादा होती रहती है ओवर द नेटवर्क, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। बैंडविड्थ इज़ इनफाइनाइट। अब अगर कोई कम यूज़र्स हैं किसी भी एप्लीकेशन के तो उसमें इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा यूज़र है, फॉर से आप बैंकिंग का सिस्टम ले, एक वक्त में एक सिंगल यूज़र ही 4 से 5 ट्रांजैक्शन कर सकता है। उसकी रिसीप्ट आ रही है, उसकी ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो रहा है, तो एक ट्रांजैक्शन से ही कितने ज़्यादा मैसेजेस और कितनी ज़्यादा अपडेट्स जनरेट होती हैं। और आप इमेजिन करें कि एक वक्त में किसी पर्टिकुलर बैंक के नेटवर्क पे कितनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो उसमें आपके बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, आपके जो सर्वर हैं वो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कितना डाटा को हैंडल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट, इज नॉट इनफाइनाइट। आपका कितना डाटा थ्रूपुट आ रहा है, इसमें ये है कि डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस जो हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, जिसमें आपके यूज़र्स ज़्यादा हों, जिसमें आपका डाटा ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा हो, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बैंडविड्थ इज़ नॉट इनफाइनाइट, सही है। फिर इसी तरह नेटवर्क इज सिक्योर। अब यही आइडियल सिचुएशन में तो यही है कि नेटवर्क इज सिक्योर। फिर जैसे जैसे कंप्यूटेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व हुई, तो देखा जाए तो हर चीज़ इम्प्रूव हुई है, लेकिन सिक्योरिटी का ऐसा एस्पेक्ट है कि जैसे जैसे वीपीएन्स भी आ गए, हमने उसको हर तरीके से सिक्योर करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। ख़ास तौर से जब अब फाइनेंशियल मैटर्स इंटरनेट के ऊपर आ गए हैं, आपके आपके जीमेल से जो है वो बहुत सारे आपके फाइनेंशियल एसेट्स जुड़े हुए होते हैं, आपके बहुत सारे अकाउंट्स वहाँ से ऑथेंटिकेट हो रहे होते हैं, तो आपके इंटरनेट के ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आ गई हैं, तो उसमें जो है सिक्योरिटी अब सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ हो गई है। इतनी फायरवॉल्स आ गई हैं, इतनी वीपीएन्स आ गए हैं, लेकिन उस ऑन द अदर हैंड जो हैकर्स हैं जो कि नेटवर्क ब्रीच करते हैं, वो अब नए नए तरीके ऑफ नए नए चैलेंजेस हमारे पास लेके आए जा रहे हैं। तो नेटवर्क इज़ नॉट सिक्योर। और इसके बारे में कह रहा है, सो मोस्ट आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर्स गेट सो कंफर्टेबल यूजिंग VPN, trusted networks and firewalls that they tend to forget about this fallacy of distributed computing. The network is not secure. Security becomes much more challenging in distributed architecture. सही है। The topology never changes. अब topology जो है ना वो चेंज होती रहती है, सही है। कभी आपके अगर आप ओवर दी नेटवर्क ही ले लें, आपने एक एप्लीकेशन 3 साल पहले बनाई थी, अब आपको पता लगा कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आके कह रहा है कि नहीं जी, अब हमें तो अपने राउटर्स हमारे चेंज हो रहे हैं, या हमारी फायरवॉल चेंज हो रही हैं, या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर टीम से कोई आके ये कह सकता है कि अब हमारी जो सर्वर्स हैं जिस पे आपकी मशीन रखी ये ऑब्सलीट हो गए, अब हमें तो नए सर्वर्स लगाने हैं, क्योंकि दूसरे जो हमारे क्लाइंट्स हैं या दूसरे जो यूज़र्स हैं उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट है कि इस सर्वर से आपको चीज़ें माइग्रेट करनी पड़ेंगी, हमारे डाटा सेंटर में तो जगह नहीं है, वहाँ पर तो रैक में आप 2 ही सर्वर रख सकते हैं, तो फिर वो सर्वर हमें ये वाला निकालना पड़ेगा और नया सर्वर लाना पड़ेगा। तो टोपोलॉजी चेंज हो रही है, नेटवर्क चेंज हो रहे हैं, आर्किटेक्चर चेंज हो रहे हैं, और लेकिन जब जिस टाइम पे सिस्टम डिज़ाइन हो रहा होता है तो आर्किटेक्चर शायद ये बात, आर्किटेक्ट जो है वो ये बात शायद कंसिडर नहीं करते, लेकिन टोपोलॉजीज़, नेटवर्क, हब, स्विचेस, फायरवॉल, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो टोपोलॉजी फिक्स नहीं होती है, सही है। उसके बाद नेट देयर इज़ ओनली वन एडमिनिस्ट्रेटर। अब आजकल के दौर में अगर आप सिर्फ एक नेटवर्क डिपार्टमेंट ही ले रहे तो उसमें सिक्योरिटी की टीम अलग है, नेटवर्क की टीम अलग है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम अलग है, सब अपने अपने रोल्स मैनेज कर रहे हैं। कहीं कोई यूज़र लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं, कहीं नेटवर्क लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं, सही है, कहीं पे फायरवॉल लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट यू फेस ऑन द नेटवर्क, जिसकी वजह से आपकी लेटेंसी इम्पैक्ट हो सकती है, और द टोपोलॉजी नेवर चेंजेस वाला फैक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और रेलेवेंट है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज़ ज़ीरो। अब आपने एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर तो बना लिया, लेकिन उसके लिए आपको एक रिलायबल नेटवर्क चाहिए। अब जो भी आपने नेटवर्क लिया है किसी प्रोवाइडर से लिया होगा, उसकी एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज एवरी टाइम यू यूज़ योर नेटवर्क देयर इज़ अ कॉस्ट, चाहे वो आप मंथली पे कर रहे हो, चाहे वो आप उसको यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पे कर रहे हो, लेकिन that comes under the cost of your architecture, or on the at the cost of your usage, तो उसमें there is always a cost involved। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़ीरो नहीं है, आपके आर्किटेक्चर, ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ये भी आपके आर्किटेक्चर की कॉस्ट में शामिल होती है, विच इज़ रियल मनी।
लेटेंसी की बात नहीं हो रही, ये पैसे जाहिर सी बात है, आप कोई नेटवर्क यूटिलाइज कर रहे हो, आपकी उसकी बैंडविड्थ की फीस दे रहे हो किसी भी प्रोवाइडर को, और एप्लीकेशन लेवल के ऊपर, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आपको ये जो कॉस्ट होती है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि आपको रिलायबिलिटी और रिडेंडेंसी चाहिए होती है वहाँ पे। नेटवर्क इज़ होमोजेनस, नेटवर्क इज़ होमोजेनस, ये भी एक आर्किटेक्ट की इमेजिनेशन होती है कि नेटवर्क एक जैसा है, लेकिन हर जगह आप देखिए तो लेटेंसी भी वैरी कर रही है थ्रू आउट योर नेटवर्क। आपके पास डिफरेंट नोड्स हैं, आपने एक कनेक्शन लिया है, डेडिकेटेड कनेक्शन है, लेकिन उस डेडिकेटेड कनेक्शन में भी डिफरेंट हॉप्स आएंगे, बिकॉज फिजिकली वो लोकेशन दूर एग्जिस्ट करती है। बेशक आपने एक डेडिकेटेड वीपीएन ले लिया है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, लेकिन आपका नेटवर्क वैरी कर रहा है, नेटवर्क की बैंडविड्थ वैरी कर रही है, लेटेंसी वैरी कर रही है, डिस्टेंस मैटर करता है। तो इस वजह से नेटवर्क इज़ नॉट होमोजेनस, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरी हॉप। अच्छा, इसमें बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंसिडरेशंस में क्या है, अब आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगिंग भी करनी पड़ेगी। मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल बताता हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन को ट्रबल शूट कर रहा था जिसमें कुछ नहीं था, मुझे एक बल्क यूज़र्स फाइल को अपलोड करके देखना था कि वो अपलोड हो रही है नहीं हो रही है, और आई वॉज गेटिंग फेलियर, और दैट वाज अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो मैंने उसकी 3 जाके डिफरेंट कंपोनेंट्स में देखकर मुझे उनके वहाँ पे लॉग्स नहीं नज़र आए, और मैं अभी क्योंकि आई बीन करंटली वर्किंग ऑन दिस, तो मैं उसको अभी भी देख रहा हूँ और उसको सोच रहा हूँ कि वो लॉग्स मुझे जहाँ के कहाँ ढूंढने पड़ेंगे ताकि मुझे पता लगे कि ये कहाँ पे फेल हो रहा है। अब मेरे पास तो एक एरर आ रहा है पॉपअप कि आपकी जो है ये फ़ाइल ठीक नहीं है, और लेकिन ये एक बहुत जेनेरिक सा एरर है, मुझे नहीं पता कि इस फाइल में मैं अगर 10 फील्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें कौन सी फील्ड में उसको इशू आ रहा है, या इसमें पर्टिकुलरली कहाँ पे इसको मसला है, तो वो मुझे जाके उसके देखने के लिए लॉग देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में जब मैं एक पर्टिकुलर यूआई के ऊपर ये चीज़ अपलोड कर रहा हूँ तो वो बैकएंड पे जाके कहाँ कनेक्ट हो रही है, वो यूज़र्स कहाँ जाएंगे, और मुझे जाके वहाँ देखना है। अब पूरा थ्रू आउट द नेटवर्क आप उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता थ्रू आउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में देखना पड़ेगा, आपको नहीं पता ये किस पॉइंट पे फेल हो रही है, बीच में डिफरेंट सर्विसेज आ रही हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो आपको लॉगिंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है। परफॉर्मिंग रूट कॉज एनालिसिस टू डिटरमिन व्हाई अ पर्टिकुलर ऑर्डर वाज ड्रॉप इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सिस्टम्स लॉग। सही है, मोनोलिथिक एप्लीकेशन में बहुत आसानी है, एक ही मशीन होती है, वहीं पे सारे लॉग जनरेट हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में ये बहुत मुश्किल काम है, और यही बताया गया इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंसिडरेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन बताया गया। आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर्स टेक ट्रांजैक्शंस फॉर ग्रांटेड इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर वर्ल्ड बिकॉज दे आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू मैनेज। तो उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड का मतलब, जब हम सबको ही पता है, लेकिन जब हम उसको टेक्नोलॉजी के टर्म में बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत ही ईजी टू इम्प्लीमेंट है। सही है, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड में आर्किटेक्चर में इसको इम्प्लीमेंट करने, अच्छा इसके लिए एक स्टैंडर्ड इन्होंने बताया, एसिड इन्होंने भी बताया है कि स्टैंडर्ड यूज़ होता है विच इज़ एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, ये जो भी यानी कि आप नेटवर्क के ऊपर चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पे आप कोई चेंज कमिट कर रहे हैं, या कुछ, या आपने चेंज पहले कमिट कर दिया था, आप उसको रोल बैक कर रहे हैं, तो नाउ यू नीड टू मेक श्योर that it has been done on every relevant service, on every relevant component। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी चेंज आता है, आपने ड्यूटी लगा दी है पब के आर्किटेक्चर में किसी भी कंपोनेंट की कि ये पब्लिश कर देगा, और उस जो भी इसके सब्सक्राइबर्स हैं उसके पास चीज़ चली जाएगी, और आपने कोई भी चेंज कमिट किया या आपने कोई चीज़ रोल बैक किया, अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये है क्योंकि आपने वहाँ से तो कमिट कर दिया है, तो ये उसने पब्लिश कर दिया होगा और सबके पास चला गया होगा। लेकिन समटाइम्स पब्लिश का जो काम होता है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाता, हो सकता है वो अंदर ही वो जो आपकी जो जॉब है वो फेल हो गई हो, या उसके पीछे कुछ और कोई पोर्ट ब्लॉक हो रही हो जिसकी वजह से वो पब्लिश ना कर पा रहा हो, तो देयर कुड बी चैलेंजेस। तो आपने यू नीड टू मेक श्योर दैट एवरी कंपोनेंट हैज रिसीव्ड दैट अपडेटेड इंफॉर्मेशन। यही कह रहा है कि transactions to guarantee that the data is updated in a correct way to ensure high data consistency and integrity। उसके अलावा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर रिलाई ऑन व्हाट इज कॉल्ड इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी होती है, ये नहीं है कि एक दफ़ा आपकी एक कोई भी अपडेट कमिट हो गई या रोल बैक हो गई तो वो उसके बाद
ये क्योंकि आपका सिस्टम कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, उसमें बहुत सारी इंटरडिपेंडेंसीज हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं एट ईच पॉइंट, उनको एक दूसरे से सिंक होना चाहिए। आप उसको हमेशा जो है एक दूसरे से सिंक होना चाहिए, कहीं भी वो सिंक्रोनाइजेशन उनकी आउट होगी, कोई कंपोनेंट की कम्युनिकेशन ब्लॉक होगी, आपके सिस्टम में डेल्टा आ जाएगा और आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो मसला हो सकता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस एंड वर्जनिंग। अब मिसाल के तौर पे आपने क्लाइंट को एक माइक्रो सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अब उसके डिफरेंट कंपोनेंट है और हर कंपोनेंट का अपना वर्जन है। अब उसमें अब ये जो वर्जनिंग होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें सब कुछ डिसाइडेड होता है कि हमारी इस तरह की ईयरली अपडेट होगी या क्वार्टरली अपडेट्स होंगी, और एक कुछ यूज़र रिक्वेस्ट होती हैं जिनके आप एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं। लेकिन अब आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को लेके, और तो आपको उसकी वर्जनिंग कैसे मेंटेन करनी है कि एक कंपोनेंट आपका इवॉल्व होते होते 21 डॉट समथिंग पे पहुंच गया और आपको कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो अभी तक 11 डॉट समथिंग पर हैं, तो आपने उनकी वर्जनिंग, क्योंकि आपका जो सिस्टम होता है उसका एक ओवरऑल वर्जन होता है जो कि आप कम्युनिकेट करते हैं, रिलीज 1, रिलीज 2, रिलीज 12, 12.1। आप ये नहीं कह सकते, आप कंपोनेंट के बेस पे आप उसकी वर्जनिंग नहीं कर सकते, तो आपने उसकी वर्जनिंग का जो जैसे कहना चाहिए जो स्कीम है उसको आपने एक यूनिफाइड रखना है, उसको मेंटेन रखना है जैसे जैसे आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स अपडेट हो रहे हैं। इसके बाद हम लेयर्ड आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।